प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जीवन ठाकुर ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि जिला मंडी में पिछले वर्ष नशे के 48 मामले में से 22 केस जोगिंदरनगर से ही हैं। स्थानीय विधायक की नाकामियों की वजह से और कुछ राजनीतिक शरण लिए कुछ व्यक्ति चिट्टे के नशे को गांव में पहुंचा रहे हैं। विधायक महिलाओं और युवाओं को गुमराह करके अपने 2022 के चुनाव को जीतने का असफल प्रयास कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव जीवन ठाकुर ने मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में कहा कि अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, 24 घंटे एक्सरे की सुविधा जोगिंदरनगर और लड़भड़ोल के किसी भी अस्पताल में महिला और अन्य लोगों के लिए विधायक पिछले 4 सालों में उपलब्ध करवाने में नाकाम रहे हैं। कोरोना के पहले और दूसरी लहर में 70 मौतें जोगिंदरनगर और लड़भड़ोल में ऑक्सीजन की कमी और खटारा एम्बुलेंस की वजह से हुई। इनमें लगभग 25 महिलाओं ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ा और 55 महिलाएं विधवा हुई है और 3 परिवार के बच्चे अनाथ हुए। उस मुश्किल वक्त में जब स्वास्थ्य और पुलिस अपनी ड्यूटी दे रही थी, तब हमारे विधायक लापता थे। तब इन्हें महिला सम्मान की बात याद नहीं आई। इसलिए विधायक महिलाओं और युवाओं को गुमराह करके अपने 2022 के चुनाव को जीतने का असफल प्रयास कर रहे हैं। की बात, जोगिंदरनगर हॉस्पिटल में ना एमडी मेडिसिन है, जोगिंदरनगर हॉस्पिटल में ना रेडियोलॉजिस्ट है, जोगिंदरनगर हॉस्पिटल में ना आई स्पेशलिस्ट है। आप महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। जोगिंदरनगर हमारी नारी, माँ, बहन, बेटी, अगर उनका जिस भी माँ, बहन, बेटी का प्रेगनेंसी केस है, कोई पेट की प्रॉब्लम है, गायनी की प्रॉब्लम है, यूट्रस की प्रॉब्लम है, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड में जाना पड़ता है। जोगिंदरनगर हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड नहीं चल रहा है, महिला सम्मान की बात की जा रही है। जोगिंदरनगर हॉस्पिटल में सीटी स्कैन नहीं हो रहा है, महिला सम्मान की बात की जा रही है। जोगिंदरनगर हॉस्पिटल में ईसीजी नहीं चल रहा है। ईसीजी की मशीन जो केवल मुझे लगता है हजारों रुपए की है, वो लाखों की भी नहीं है। ईसीजी नहीं चल रहा है। अभी 15 दिन पहले एक हमारी बहन विधवा हो गई। मेरे सामने एक व्यक्ति को, नागेश्वर शर्मा, उनको हार्ट अटैक हुआ। 15 मिनट हॉस्पिटल में पहुंचे। मैं जैसे ही हॉस्पिटल पहुंचा तो वहाँ पे फर्स्ट जो प्राइमरी ट्रीटमेंट था वो नहीं हो पाया ईसीजी का, और ईसीजी के लिए बाहर से बंद आदमी बुलाना पड़ा। उतने में वो कोलैप्स हो गए। ईसीजी जोगिंदरनगर में नहीं, एक्सरे विच इज आई थिंक माइनर जो चीज है, जो विच इज अवेलेबल इन ईच प्राइवेट क्लिनिक, तो एक्सरे जोगिंदरनगर में नहीं हो रहा है। उसके साथ साथ एक सिविल हॉस्पिटल लड़भड़ोल है, वहाँ अल्ट्रासाउंड नहीं, एक्सरे नहीं, वहाँ पे सीटी स्कैन नहीं। आप बात कर रहे हैं, और उनके घोषणा पत्र में ये बात है कि हम यहाँ पे यूरोपियन स्टाइल बहुउद्देशीय जो यूरोप की कंट्रीज हैं उस जैसी फैसिलिटीज़ हम हॉस्पिटल में जोगिंदरनगर में देंगे। और जोगिंदरनगर के भोले लोग, पढ़े लिखे लोग, सोचा कि उद्योगपति हैं, शायद ऐसा होगा, लेकिन वो कुछ नहीं हुआ। और 5 साल के बाद फिर अब बोलते हैं कि हम समाज सेवा करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जोगिंदरनगर की जनता इस बहकावे में आने वाली नहीं है। ऊना में कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सहोड़ के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाला और जयराम सरकार का पुतला भी फूंका। कांग्रेस ने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस के नेताओं के फोन टैप करने को लेकर जहां अपना विरोध दर्ज करवाया। ऊना में कांग्रेस ने विभिन्न मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सहोड़ के नेतृत्व में विरोध मार्च निकाला और जयराम सरकार का पुतला फूंका। वहीं कांग्रेस द्वारा पटाखा फैक्ट्री ब्लास्ट के मामले में सरकार द्वारा उचित कार्रवाई न करने के आरोप लगाते हुए इस पर असंतोष व्यक्त किया और मृतकों के परिवारों को प्रदेश सरकार द्वारा आर्थिक सहायता राशि को 4-4 लाख रुपए से बढ़ाकर 25-25 लाख रुपए देने की मांग की। साथ ही कांग्रेस ने प्रदेश सरकार द्वारा खनन माफिया को बढ़ावा देने और कर्मचारियों के विरुद्ध काला कानून लाने का भी आरोप लगाया। कारण है वो जहाँ पे जो हमारा ऊना जिला में एक बारूद की फैक्ट्री, जिसमें हमारी 6 महिलाएं पहले मरी थी और 3 कल की डेट में जो है वो उनकी डेथ हुई है। और खनन माफिया के खिलाफ और जो हमारे कांग्रेस के विधायक हैं उनकी जासूसी करवाई जा रही है।
और उसके बाद भी कल जो इन्होंने एक काला कानून कर्मचारियों के ऊपर लाया है कि अब कर्मचारी हड़ताल पे नहीं जा सकते, अगर जाएंगे तो उनका वेतन काटा जाएगा, उसके ऊपर सारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ द्वारा प्रदेश में शुरू की गई पेंशन पदयात्रा शनिवार को बिलासपुर पहुंची। भारी बारिश के बावजूद कर्मचारियों के हौसले बुलंद रहे और उन्होंने पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार से मांग की। पुरुष कर्मचारियों के साथ साथ महिला कर्मचारियों ने हाथों में पट्टिकाएं लेकर खूब नारेबाजी की। प्रदेश एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर की अगुवाई में बामटा से बिलासपुर जिला मुख्यालय तक यात्रा निकाली गई, जिसके बाद यह पदयात्रा नमहोल के लिए रवाना हुई। महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने बताया कि पुरानी पेंशन बहाली को लेकर यह पदयात्रा 23 फरवरी से शुरू हुई है और यह 3 मार्च को शिमला पहुंचेगी। इस मांग को लेकर सरकार से कई बार वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं हुई है। इस अवसर पर पैदल यात्रा के बिलासपुर पहुंचने पर एनपीएस कर्मचारियों द्वारा प्रदेशाध्यक्ष सहित अन्य पदाधिकारियों का स्वागत किया गया। इस अवसर पर संघ के प्रदेशाध्यक्ष ने कहा कि एनपीएस कर्मचारी संघ द्वारा ओल्ड पेंशन की बहाली को लेकर पूरे प्रदेश में पदयात्रा शुरू की है, जो 3 मार्च को शिमला पहुंचेगी। जैसे कि आपको मालूम है ही, हमारी ये पेंशन यात्रा पुरानी पेंशन बहाली के लिए 23 फरवरी से हमने शुरू की है और 3 मार्च को शिमला पहुंचेगी। इस कड़ी में आज हम यहाँ बिलासपुर जिला मुख्यालय पहुंच रहे हैं और इस ये यात्रा जो आज हमारी कोशिश है कि आज हम नमोल तक पहुंचे। हमारी सरकार से एक ही मांग है पुरानी पेंशन बहाली की। सरकार के साथ हमारी वार्ता भी हुई थी, हमने स्पष्ट रूप से सरकार से यही कहा है कि आप हमारी पेंशन बहाल करें। हम अपने जो पेंशन यात्रा है इसको वही स्थगित करेंगे या इस पेंशन यात्रा को स्वागत यात्रा में जो है तब्दील करेंगे। और साथ ही साथ अगर हमारी पेंशन बहाली 3 मार्च से पहले नहीं होती तो 3 मार्च को हमारा बड़ा विशाल धरना शिमला में होने जा रहा है और इसमें लाखों की संख्या में जो कर्मचारी शिमला में पहुंचेंगे। मैं तमाम जो हमारे साथी हैं इनमें उत्साह है, इसकी जो है सराहना करता हूं और इनका धन्यवाद करता हूं। और जिन साथियों द्वारा जैसे कि अभी आपने देखा हमें यहाँ चाय पान जो बीच में रखा गया था, बल्कि हमारी ऐसी हमें कोई इस तरह की सूचना नहीं थी। जैसे हम सामने पहुंचे तब पता चला कि यहाँ चाय पान हमारे लिए रखा गया है। इसी तरह जो है बहुत सारे साथियों द्वारा हमें जूस फ्रूट्स और खाने का इंतजाम रास्ते में किया जा रहा है, जिस कारण कई बार जो हम सोच रहे हैं कि हम यहाँ तक पहुँच जाएंगे, हम वहाँ नहीं भी पहुँच पा रहे हैं। लेकिन फिर भी जो साथियों का प्यार मिल रहा है, आम जनता का प्यार मिल रहा है, ये जो है हमारे लिए ये एक बहुत बड़ी पूंजी है हर एक पेंशनभीन कर्मचारी के लिए। जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल एडीएम तोरुल रवीश से मिला और उनके माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन के माध्यम से बिलासपुर युवा कांग्रेस ने मांग की है कि बिलासपुर जिला में बरमाणा से लेकर स्वारघाट तक जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग है उसकी टायरिंग तुरंत प्रभाव से करवाई जाए। बिलासपुर जिला युवा कांग्रेस अध्यक्ष आशीष ठाकुर ने बताया कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 की हालत बहुत ही खस्ता है। इस मार्ग पर आवागमन करना मुश्किल है। उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। सरकार और राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण से पूछा है कि अगर इस मार्ग पर कोई दुर्घटना होती है तो क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 मनाली को जोड़ता है। इसकी खस्ता हालत होने की वजह से पर्यटकों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। युवा कांग्रेस ने मांग की है कि अगर आगामी 20 दिनों में राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 के ऊपर टायरिंग का कार्य शुरू नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ मिलकर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी और राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण का पुतला दहन करने से भी युवा कांग्रेस पीछे नहीं हटेगी। जो युवा कांग्रेस की मुख्य मांग है, जो हमारा राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 है, आपने देखा होगा कि उसकी जो स्थिति है आज बहुत ही दयनीय हो रखी है। आज उस सड़क के ऊपर चलना बहुत मुश्किल हो रखा है। जो हमारे पर्यटक साथी अन्य प्रदेशों से और विदेशों से आ रहे हैं, उनको भी भारी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। आज हमने मांग की है कि जल्द से जल्द जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग 21 है उसकी स्थिति में सुधार किया जाए और जल्द से जल्द टायरिंग की जाए। और अगर आगामी 20 दिनों के अंदर राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण ने हमारी मांग को नहीं माना तो जो हमारी युवा कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनके साथ बैठक कर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। चाहे उसके लिए हमें
जो हमारा जो राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण का कार्यालय है उसका घेराव करना पड़े, चाहे उनका पुतला दहन करना पड़े, जो भी करना पड़ेगा हम उसके लिए तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। पाठ्यक्रम तैयार करने को लेकर प्रदेश भर में जिला परामर्श समिति की कार्यशालाओं का आयोजन भी किया जा रहा है, जिसमें उपस्थित विशेषज्ञ अपने सुझाव रखेंगे और एक रिपोर्ट तैयार कर राष्ट्रीय स्तर पर भेजी जाएगी ताकि पाठ्यक्रम तैयार किया जा सके। शिक्षण संस्थान डाइट नाहन में जिला सिरमौर परामर्श समिति की कार्यशाला शुरू हो गई है। डाइट प्रधानाचार्य ऋषिपाल शर्मा ने बताया कि प्रदेश भर के सभी जिलों में इस तरह की कार्यशालाओं का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जिला सिरमौर के अलग अलग क्षेत्रों से आए प्रधानाचार्य, मुख्य अध्यापक, BRCC, SMC प्रधान और सदस्य कार्यशाला में भाग ले रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति को लेकर तैयार होने वाले पाठ्यक्रम पर अपने अपने सुझाव रखेंगे। उन्होंने बताया कि कार्यशाला में शिक्षक शिक्षा, विद्यालय शिक्षा, बाल वाटिका, पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए तैयार होने वाले पाठ्यक्रम पर विस्तार से चर्चा की जाएगी और सभी अपने अपने सुझाव रखेंगे, जिसके आधार पर एक रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को प्रेषित की जाएगी। हमारे पूरे प्रदेश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हो गई है, तो उसके लिए एक पाठ्यक्रम तैयार हो रहा है। तो पाठ्यक्रम के लिए करिकुलम फ्रेमवर्क जो है वो तैयार हो रहा है सभी विषयों में, जिस प्रकार के विषय सुझाए गए हैं, जिसमें कि अर्ली चाइल्डहुड केयर है, नेशनल स्टैंडर्ड जो है प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड टीचर्स के लिए, और अन्य सारी बातों के लिए सभी जिलों में इस प्रकार की वर्कशॉप आयोजित की जा रही हैं। तो इस करिकुलम के लिए पहले एक मोबाइल ऐप बनाया गया था, जिसके तहत सर्वे किया गया है। एक स्टेट फोकस ग्रुप बना है और सभी जिलों में जो है सभी हेडमास्टर प्रिंसिपल्स को, सभी पंचायत प्रतिनिधियों को और सभी BRC BO को जो है साथ लेकर के एक डिजाइन तैयार किया जाएगा, जिसके तहत जो है फिर नया पाठ्यक्रम तैयार होगा। आज हमारे जिला में सभी शिक्षा खंडों से लगभग 60 पार्टिसिपेंट्स आए हैं। तो ये जो सुझाव आज यहाँ पे एकत्रित होंगे, उन सुझावों को फिर जो है SCRT के माध्यम से राज्य सरकार को भेजा जाएगा, जिसके तहत हमारी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए और उसका पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए जो है एक अहम भूमिका जो है रहेगी। जिला सिरमौर में मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम की आज से शुरुआत हो गई है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों की फसलों की गई पॉलिसी आज एक कार्यक्रम में उपायुक्त सिरमौर द्वारा किसानों को वितरित की गई। उपायुक्त सिरमौर रामकुमार गौतम ने बताया कि देश और प्रदेश में मेरी पॉलिसी मेरा हाथ कार्यक्रम आज से शुरू हुआ है, जिसके तहत जिला सिरमौर में भी फसल बीमा योजना के तहत किसानों की पॉलिसी किसानों को वितरित की गई। और उन्होंने बताया कि मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम के तहत जिला के किसानों ने पॉलिसी करवाई है, जिसको संबंधित कंपनियां विभाग के साथ मिलकर किसानों को घर द्वार पर उपलब्ध करवाएंगी। उन्होंने बताया कि नाहन पहुंचे करीब 40 किसानों को उनकी फसलों की पॉलिसी वितरित की गई। सारे देश में और प्रदेश में जो है मेरी पॉलिसी मेरे हाथ कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया है। इसके तहत सभी किसानों को फसल बीमा योजना के तहत जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसियां दी जा रही हैं। जितनी भी कंपनी इसमें काम कर रही हैं वो घर घर जाके सभी किसानों को जो है वो फसल इंश्योरेंस के लिए जो सर्टिफिकेट देंगी। और इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि जो हमारे किसान डिस्ट्रेस के टाइम में, जैसे कोई ड्रॉट पड़ गया, कोई हेल स्टॉर्म आ गया, कोई और फ्लड्स आ गया, उसके टाइम में उनकी जो फसल को नुकसान होता है, तो उस नुकसान की भरपाई जो है वो इंश्योरेंस के माध्यम से की जाती है, ताकि किसान डिस्ट्रेस में ना रहे और उसके जो नुकसान है उसको पूर्ण किया जाए। दूसरा ये भी है कि जो एक हमारा जो किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम चली है, जिसके तहत हम किसानों को सस्ते रेट पे जो है, इंटरेस्ट रेट पे जो है वो लोन मुहैया कराते हैं, उसमें ऑटोमेटिक इंश्योरेंस करने का प्रोविजन है। तो जितने भी बैंक्स में कोई किसान अगर जाता है और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन लेता है, तो उसकी ऑटोमेटिकली फसल जो है वो इंश्योरेंस, उसकी इंश्योरेंस हो जाती है। और जैसे कोई नुकसान होता है तो ऑटोमेटिकली उसके उस अकाउंट में जो है वो इंश्योरेंस का पैसा कंपनसेशन जो आ जाता है। तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक इस बार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।